हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 2 एटीसी विरार टीआरडी सुपरवाइज़र्स रिफ़्रेशर कोर्स। जैसा कि फ़र्स्ट पार्ट में मैंने बता दिए थे ये सब टॉपिक्स कि ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर से शुरुआत हुई थी यहाँ पे ट्रेनिंग में, और ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर कल डिस्कस कर लिए थे हमने। अब कुछ पॉइंट्स जो लेफ़्ट आउट रह गए थे वो उसको मैं आज कवर कर लेता हूँ इसमें। कि कल एक ये पॉइंट बताना रह गया था कि जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिलिकॉन स्टील, जो ये कोर बना होता है हमारे ट्रांसफार्मर का, ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अब ये क्यों बना होता है, इसके लिए हम ये समझते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो तरीके के लॉसेस होते हैं। एक होता है कॉपर लॉसेस और सेकंड वन इज़ आयरन लॉसेस। ठीक है, कॉपर लॉसेस होते हैं बेसिकली ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। जब हमारी वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो करेगा तो एक रेजिस्टेंस है उस वाइंडिंग का, तो उसकी वजह से आई स्क्वायर आर लॉसेस हुए, तो वो हमारे हुए कॉपर लॉसेस। ठीक है, इसी तरीके से आयरन लॉसेस होते हैं हमारे इस ट्रांसफार्मर में। आयरन लॉसेस बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस। यानी आयरन लॉसेस आर कंपोज्ड ऑफ एडी करंट लॉसेस, कुछ पार्ट उसमें एडी करंट लॉसेस का रहता है और कुछ पार्ट हिस्टेरेसिस लॉसेस का रहता है। अब इन एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने क्या किया कि जो हमारा कोर था उसको एकदम स्मॉल प्लेट्स में, या जितना हमने मिनिमाइज़ कर सकते थे उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने मिनिमाइज़ कर लिया, क्योंकि जितना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमाइज़ हो जाएगा तो हमारा एडी करंट लॉसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, और हमने एक फ्लैट को दूसरे फ्लैट से इंसुलेट करने के लिए उसमें लैमिनेटेड कर दी हर एक चीज़ को, तो इस तरीके से हमारे एडी करंट लॉसेस मिनिमाइज़ हो गए। और अब हमें हिस्टेरेसिस लॉसेस को मिनिमाइज़ करना है, तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका BH कर्व यानी हिस्टेरेसिस कर्व सबसे एरिया कम हो, तो वही सिलिकॉन स्टील होता है जिसका BH कर्व का ओवरऑल एरिया हमारा कम होता है। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर कोर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील यूज़ किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो थिकनेस ऑफ लैमिनेटेड प्लेट कितनी होती है 0.35 mm टू 0.5 mm, तो ये इतनी थिकनेस रखने से हमारा क्या हो गया, एडी करंट लॉसेस मिनिमाइज़ हो गए हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ ये एक रह गया था कि बकहोल्स रिले हमारी कहाँ लगी होती है, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में। ये देखिए इसमें कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगी रहती है, और ये जो चीज़ है इसमें बीच में ये मरकरी के अंदर फ्लोट करता रहता है। जैसे ही कुछ भी अंदर हमारे मेन टैंक के अंदर कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ हुई तो ये गैस बनेगी, और गैस एज इट इज़ इन लाइट इन वेट इट गोज़ अपवर्ड एंड स्टार्ट कलेक्टिंग इन बकहोल्स रिले। ठीक है, ये बकहोल्स रिले में यहाँ पे कलेक्ट होने लग जाएंगी, और जैसे ही एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा होगा तो ये हमारी एक्टिवेट हो जाएगी, और हमारा बकहोल्स रिले की वजह से हमारा ट्रिपिंग आ जाएगी। और जब भी बकहोल्स रिले एक्टिवेट हो तो हमें उसको फॉल्ट को रीसेट करके एनर्जाइज नहीं करना है ट्रांसफार्मर को, हमें एक्चुअल में डायग्नोज करना है। तो यहाँ पर जो ऊपर एक वेंट प्लग दे रखा है बकहोल्स रिले के ऊपर, यहाँ एक वेंट प्लग दे रखा है, यहाँ से इसको ओपन करके यहाँ से गैस को कलेक्ट किया जाता है, गैस सैंपल लिए जाते हैं, और फिर ये देखा जाता है कि किस टाइप का फॉल्ट है। ठीक है, और बकहोल्स रिले गैस ऑपरेटेड रिले है, और एक ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है। हम इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में आइडेंटिफाई करते हैं, और ये गैस ऑपरेटेड रिले हैं। ठीक है, बाकी सब टॉपिक्स हमारे यहाँ पर क्लियर हो गए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं आज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से। एक ही पॉइंट रह गया था इसमें 6 नंबर पॉइंट, बाकी सब तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि जो भी कैपेसिटी रहेगी हमारे ट्रांसफार्मर की, उसमें प्राइमरी में कितना करंट रहेगा, तो जो हमारी जैसे मान लीजिए 27,500 बटा हमारा 240 का रहेगा, और जितने MVA का रहेगा या जितना KVA का है उसको उसके प्राइमरी के अंदर से जो भी वोल्टेज है उसकी, जैसे मान लीजिए कि 25 KVA का हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और उसकी प्राइमरी की रेटिंग उसमें 27,500 दे रखी है, तो 25 KVA डिवाइडेड बाय 27.5 डिवाइड कर लेंगे तो प्राइमरी का हमारा करंट आ जाएगा। इस तरीके से हम प्राइमरी करंट सेकेंडरी करंट वो कैलकुलेट कर सकते हैं।
वो कोई बड़ा इशू नहीं है। एक ये परसेंटेज इम्पीडेंस जो 6 नंबर पॉइंट दे रखा है, परसेंटेज इम्पीडेंस हमारे शॉर्ट सर्किट करंट को भी डिफ़ाइन करता है कि भाई कि ट्रांसफार्मर के अंदर कितना शॉर्ट सर्किट करंट टॉलरेट करने की क्षमता है, ठीक है। और साथ साथ ये एक वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर भी दिखाता है कि अगर फुल लोड की कंडीशन के अंदर ट्रांसफार्मर कितना उसको फुल लोड, अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर के अंदर फुल लोड करंट उसके सेकेंडरी में से हम उससे ड्रॉन कर रहे हैं या ले रहे हैं सेकेंडरी में से, ये समझिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो आउटपुट वोल्टेज अगर वो स्पेसिफाइड कर रखा है कि 240 वोल्ट, जैसे हमारा 80 क्या रहता है 27.5 kV बटा 240 वोल्ट रहता है, तो उस टाइम पर वो 240 दे पाए, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो इसलिए गारंटी नहीं है क्योंकि उसका परसेंटेज इम्पीडेंस उसमें बताएगा कि भाई कि इतना तुम करंट मेरे से लोगे तो इतना ड्रॉप होना ही है, यानी इतना वो कम ड्रॉप करते हैं। इसीलिए हम टैपिंग भी कर लेते हैं कि हम भी कि कभी कभी क्या है कि अगर कोई भी 80 के ऊपर हाईली लोडेड है तो हम एक टैप को बढ़ा देते हैं ताकि हमें आउटपुट वोल्टेज एक रेगुलेट मिल जाए। यानी कि टैपिंग के दो पर्पज़ हो गए, या तो इनकमिंग के अंदर हमारा वोल्टेज अगर बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है या बहुत कम आ रहा है तब भी हम हायर टैप पे ऊपर करके उसको हम अपने आउटपुट वोल्टेज को, डिज़ायर्ड वोल्टेज को कांस्टेंट रख सकते हैं, या फिर अगर हमारे लोड ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज के अंदर उसको भी हम इससे टैपिंग से कर सकते हैं। तो परसेंटेज इम्पीडेंस हमारा ये दिखाता है कि वोल्टेज रेगुलेशन को प्लस उसकी टॉलरेंस किसी 80 के कि कितना वो शॉर्ट सर्किट करंट उसको टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से बाकी आज हम पीटी को स्टार्ट करते हैं। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी इट्स जस्ट लाइक ए करंट ट्रांसफार्मर, बट इट इज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ इट इज़ ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। इट इज़ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, इन द वोल्टेज। ये हमारे वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है। अभी हमारे पास दो तरीके के जो हम TSA जो जनरली रेलवेज़ में हम यूज़ कर रहे हैं वो दो तरीके के PT होते हैं सेकेंडरी साइड में, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 होता है जो 27.5 kV अपॉन 100 वोल्ट। तो टाइप 1 हमारा जो आउटपुट रहेगा वो 100 वोल्ट रहेगा और टाइप 2 का 110 वोल्ट रहेगा, 27,500 बटा 110 रहता है, ठीक है। जो टाइप 2 होता है वो हमारा प्रोटेक्शन PT बोलते हैं। वो हमारे रिलेज़ के अंदर उसका जो आउटपुट रहेगा वो रिले के अंदर जाएगा, ठीक है, उसका आउटपुट रिले में जाएगा। और रिले एक तरीके से हमारे प्रोटेक्शन के पार्ट है। तो इस तरीके से हमारा जो 110 वोल्ट है जिसका आउटपुट जिस PT का वो हमारा प्रोटेक्शन PT है। और टाइप 1 जो है 100 वोल्ट जिसका आउटपुट है वो हमारा कैटनरी इंडिकेशन देता है। जैसे गैंट्री के ऊपर जो हमारे PT लगे रहते हैं वो केवल TPC के अंदर कैटनरी इंडिकेशन देते हैं कि हाँ भाई कि OHE लाइव है या नहीं है। इस तरीके से अगर SP SSP के अंदर भी वो हमारे जो लगे रहते हैं वो इंडिकेशन टाइप PT रहते हैं जो कैटनरी का इंडिकेशन देते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी प्रोटेक्शन PT कौन सा होगा जिसका आउटपुट 110 वोल्ट है, और अगर 100 वोल्ट है तो वो इंडिकेशन टाइप PT है। अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं, इसका एक और आपको समझना चाहिए कि प्रोटेक्शन PT के अंदर जो बर्डन है उसके ऊपर अगर आप नेम प्लेट पे देखें तो इट्स बर्डन इज़ हायर दैन दैट ऑफ इंडिकेटिंग PT। यानी कि जो आपका प्रोटेक्शन PT का बर्डन की जो रेटिंग रहेगी वो एज़ कम्पेयर टू बर्डन ऑफ दैट ऑफ इंडिकेटिंग PT हायर रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हमें प्रोटेक्शन के लिए एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। दैट मीन्स कि बर्डन हायर द बर्डन वैल्यू हायर विल बी द एक्यूरेसी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो मतलब बर्डन ज़्यादा होने से अगर बर्डन की वैल्यू ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हमें एक्यूरेट रीडिंग देगा। थर्ड पॉइंट, ये ऑयल टाइप के PT हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर 40 से 45 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये हमारे पैरेलल में कनेक्ट होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में, और ठीक है, ये चीज़ हमें बताई दिया। और इस तरीके से ये हुआ। अब हम सेकंड टॉपिक लाइटनिंग अरेस्टर को डिस्कस करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर इज़ अ डिवाइस in electrical system which is used to protect the other equipment from lightning strokes and switching surges। जैसे कभी भी अगर लाइटनिंग आ रही है तो लाइटनिंग में क्या होता है, बहुत माइक्रो सेकेंड्स के लिए एक हाई स्पाइक आती है। हाई स्पाइक मतलब वोल्टेज की हाई स्पाइक रहेगी। वो हमारे इक्विपमेंट्स जो भी हैं
उनको डैमेज कर सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि OHE हमारे पूरे कितने किलोमीटर्स तक फैली हुई है, उसमें अगर कोई भी एक स्पाइक आई तो हमारे उस टाइम पर लोको जो रनिंग कर रहे हैं उनको भी डैमेज कर सकती है। प्लस TSS के जो इक्विपमेंट्स हैं, TSS के अंदर जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको भी डैमेज कर सकती है। इसीलिए हम हमेशा लाइटनिंग अरेस्टर को यूज़ करते हैं। हमारे TSS में भी बहुत सारे लाइटनिंग अरेस्टर लगे रहते हैं, गैंट्री के ऊपर भी लाइटनिंग अरेस्टर है लगाए जाते हैं जो हमारे इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो लाइटिंग अरेस्टर कुछ नहीं क्या करता है, जब भी हाई वोल्टेज आएगी उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो है एक तरीके से नॉन लीनियर होता है उसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस कि ये लो वोल्टेज के लिए तो हाई रेजिस्टेंस देगा, जो भी इसके एक नॉमिनल वोल्टेज है उसके लिए तो ये हाई रेजिस्टेंस देगा। जैसे हमारा 27.5 जो गैंट्री पे हमारी लगा रहता है, या प्राइमरी साइड में जो भी हमारे LA रहेंगे उनकी रेटिंग रहेगी 42 kV। ठीक है, तो ये 42 kV या उससे लेस के लिए तो बहुत हाई रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, उसके लिए तो हाई रेजिस्टेंस रहेगा। तो जैसे ही 27,500 के लिए तो ये हाई रेजिस्टेंस रहा, तो उसके लिए ये शॉर्ट सर्किट नहीं करेगा। जैसे ही कोई स्पाइक आएगी बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की, उसको ये ग्राउंड कर देगा। ठीक है, तो लाइटनिंग अरेस्टर इस तरीके से, यानी लाइटनिंग वर्क एज ए इंसुलेटर इन नॉर्मल कंडीशन एंड इट बिकम ए सुपर कंडक्टर व्हेन देयर इज़ ए लाइटनिंग और स्विचिंग सर्जेस अराइजेज। फोर्थ पॉइंट, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू LA इज़ 50 मीटर्स। गैपलेस टाइप के हम यूज़ करते हैं TSS SPS SP के अंदर हम हमारे LA। ठीक है, और 132 kV के लिए 120 kV इसकी रेटिंग हो जाएगी और 25 kV के लिए 42 kV हो जाएगी। अब एक ये क्वेश्चन अराइज़ होता है कि भाई 25 kV के लिए तो हमने 42 kV का यूज़ किया और 66 kV के लिए 60 यूज़ किया और बाकी सब जो भी वोल्टेजेस हैं उनके लिए हमेशा लेसर हो रहा है। जैसे आप देखेंगे 66 के लिए 60 है, ये 66 के लिए क्या हो गया 60 है। 110 वोल्ट के लिए 98 है, 130 के लिए 120 है और 220 के लिए 198 है। ये 198 हो गया। ठीक है, इस तरीके से यूज़ किया। तो इसका एक रीज़न ये है कि हमारे जो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने 66 kV अगर इनकमिंग बोल रहे हैं तो दैट इज़ नॉट ए फेज़ वोल्टेज, दैट इज़ ए लाइन वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेजेस ऑफ टू फेजेज़। आर यू गेटिंग? तो 66 kV जो हमारा सिस्टम वोल्टेज है उससे हमें पहले फेज़ वोल्टेज निकालना है। तो उसके लिए आप ये मान के चलिए 66 डिवाइडेड बाय √3 करेंगे और फिर उसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी VM यानी कि मैक्सिमम पीक वोल्टेज आ जाएगा और उसके अंदर हम 10% सेफ्टी फैक्टर ऐड कर देंगे तो हमारा 60 रेटिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से लाइटनिंग अरेस्टर दिए हुए हैं और लाइटनिंग अरेस्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे 132 kV के लिए R और Y के अंदर हमारा फेज़ दिखाया गया है कि 132 kV आया R और Y के बीच में है और उसके लिए फेज़ वोल्टेज को निकालने के लिए हमने क्या किया, लाइन वोल्टेज अपॉन में √3 यानी कि 132 डिवाइडेड बाई √3, फिर हमारा 76 वोल्टेज 76 kV आ गया। फिर पीक वोल्टेज निकालने के लिए हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारा 107 आ गया। अब 110 107 का डिज़ाइन करने के बाद कुछ सेफ्टी फैक्टर भी रखते हैं हम कि कल को कुछ ओवर वोल्टेज आती है, कुछ भी आता है इनकमिंग में, तब वो शॉर्ट सर्किट ना करें। तो उस केस के अंदर 10% इसका सेफ्टी फैक्टर रहता है, तो हम 10 वोल्ट 10 कर देंगे तो 117 आएगा। वो रफली 120 के अराउंड हम उसको मानते हैं। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थर्ड टॉपिक था आज का आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या करता है, एक तरीके से मैनुअली ऑपरेटेड डिवाइस है। आइसोलेटर मैनुअल स्विच है और ये ऑफलोड कंडीशन में वर्क करता है। मेक और ब्रेक टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, मेक और ब्रेक करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ऑफलोड स्विच का मतलब है कि उस टाइम पर जो आइसोलेटर जिस पार्ट को, जिस सेक्शन को करंट सप्लाई कर रहा है या उसके अंदर कोई भी ड्रेन नहीं होनी चाहिए या फिर कोई भी किसी तरीके का लोड ड्रॉन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से कोई भी करंट नहीं पास करना चाहिए, उस टाइम के ऊपर कोई भी लोको वगैरह नहीं होना चाहिए, तभी हमें आइसोलेटर ऑपरेट करना है।
ठीक है। ये सिंगल पोल होता है। टाइप्स क्या 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 रहेंगे, सिंगल पोल, डबल पोल विद अर्थिंग हिल फैसिलिटी स्विच, ठीक है। और अगर एच वी साइड में है, डबल पोल विद अर्थिंग हिल फैसिलिटी, वन हैंडल फॉर मेन कॉन्टैक्ट्स ओपन एंड क्लोज एंड अदर कॉन्टैक्ट्स फॉर अर्थिंग स्विच ओपन एंड क्लोज के अंदर ये रहता है। यानी कि एच वी साइड में जब रहेगा इस तरीके से रहेगा। इसकी रेटिंग क्या क्या रहती है, जैसे 1250 एम्पियर्स के भी रहते हैं और ये 1600 एम्पियर के भी रहते हैं। जनरली हमारे अगर यार्ड्स के अंदर हो गए या फिर आप ये मान के चलिए कि एसपी एसएसपी में हो गए, वहाँ 1250 एम्पियर का लगाते हैं। और हमारा फीडिंग पोस्ट जो भी रहेगा, फीडिंग पोस्ट हो गया या टीएसएस होगा, वहाँ हमारा 1600 एम्पियर के हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था अर्थिंग। अर्थिंग हम एक तरीके से क्या है अर्थिंग, अर्थ से हमें ये बताया गया कि अर्थ इज़ ए प्लैनेट एंड इसका एक तरीके से हमने इसका पोटेंशियल को ज़ीरो माना है, अर्थ के पोटेंशियल को। अब इसका क्यों माना है, इसका फिज़िक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि इट्स लाइक एक्ट एज एन इनफाइनाइट कैपेसिटर। इनफाइनाइट इसकी वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है, मीन्स कि ये अपने अंदर काफ़ी सारा चार्ज स्टोर कर सकती है। यानी कि कोई भी इसके अंदर चार्ज आएगा अर्थ में, वो उसको स्टोर कर सकती है, उसकी कैपेसिटी है। तो इसकी वजह से हमने इसको माना कि इसका पोटेंशियल ज़ीरो है। तो इसीलिए हमने क्या किया, कोई भी हमारा नॉन करंट कैरिंग पार्ट बनाना है, ताकि हम अपने किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके का अनवांटेड करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम अर्थ कर दें। तो अर्थिंग क्या हुआ, नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स और मशीन और करंट कैरिंग पार्ट और मशीन इज़ कनेक्टेड विद अर्थ थ्रू एमएस फ्लैट जीआई वायर इज़ नोन एज अर्थिंग। अर्थिंग क्या हुआ कि हमारे किसी भी पार्ट को हमने उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया जीआई वायर और एमएस फ्लैट की सहायता से, तो उसे हमने अर्थिंग बोला है। तो हमारे दो तरीके की अर्थिंग होती है, सिस्टम अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग। सिस्टम अर्थिंग का क्या है कि हमने हमारे न्यूट्रल, इस सिस्टम अर्थिंग को हम न्यूट्रल अर्थिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थिंग एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ नॉर्मली एसेंशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। और इक्विपमेंट अर्थिंग क्या होगा, अगर हमारे कोई भी इक्विपमेंट का जो मेटलाइज्ड पार्ट है उसमें से कोई भी अनवांटेड करंट इन केस ऑफ एनी अबनॉर्मेलिटी आए, तो उसको हम पहले से हम उसको अर्थिंग करके रखते हैं, ताकि ऐसी कंडीशन, ताकि उसके अंदर कोई भी ह्यूमन वगैरह टच करे और उसका पोटेंशियल राइज़ हो जाए और उस टाइम पर उसको कोई भी टच करेगा तो उसको शॉक लग सकता है। तो उससे बचाने के लिए हम इक्विपमेंट अर्थिंग करते हैं। तो इस तरीके से अर्थिंग हो गया। ट्रैक्शन सब सिस्टम का जो कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस कितना होता है, 0.5 ओम रहता है। और इसी तरीके से कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एसपी एसएसपी हमारा रहेगा 2 ओम रहता है। इस तरीके से ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।